यहाँ तक कि जब उसके सैनिक यूक्रेन के ड्रोन युद्ध में बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं, क्रेमलिन को लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूस एक बड़ा देश है, मशीन में डालने के लिए हमेशा और लोग मिल जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है। रूस खाली हो रहा है क्योंकि लोग पुतिन की जंग में लड़ने के लिए बुलावे को ठुकराने लगे हैं। वे लोग जानते हैं कि कुछ खतरनाक चल रहा है और वे लोग अग्रिम मोर्चे पर भेजे जाने से पहले ही देश छोड़ रहे हैं। 5 लाख रूसी नागरिकों को लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है। रूस में कोई भी यह नहीं चाहता। अब हम देख रहे हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, जिससे क्रेमलिन को इस सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है कि यूक्रेन में झोंके जा रहे तोप के चारे का स्रोत अब सूखता जा रहा है। हमें यह कैसे पता चला? इसका जवाब इंटरनेट सर्च और उन चीजों में छुपा है जो रूसी लोग इस वक्त सच में कर रहे हैं। 20 अगस्त की एक रिपोर्ट में यूनाइटेड 24 मीडिया ने खुलासा किया कि जुलाई में रूसी नागरिकों द्वारा देश छोड़ने से जुड़ी ऑनलाइन खोजें 2023 की शुरुआत के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। ये जानकारी यांडेक्स के डेटा के अनुसार है, जो रूस का गूगल जैसा सर्च इंजन है। उस डेटा से पता चलता है कि रिलोकेशन शब्द को सिर्फ जुलाई महीने में ही 8,09,900 बार सर्च किया गया, जो जून महीने की तुलना में 1 लाख से भी ज्यादा बार है। और यह सितंबर 2022 में रूस द्वारा आंशिक लामबंदी किए जाने के बाद से प्रवासन से जुड़ी खोजों की रिकॉर्ड संख्या को दर्शाता है। लामबंदी को ध्यान में रखें, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। अन्य खोज प्रश्न यह संकेत देते हैं कि दसियों लाख रूसी सिर्फ अपने देश से बाहर जाने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बल्कि वे इसे करने के तरीके भी सक्रिय रूप से तलाश रहे हैं। यांडेक्स रिपोर्ट करता है कि जुलाई में लीव शब्द के लिए 1.3 मिलियन क्वेरीज थी। रूसी ऐसे स्थान भी खोज रहे हैं जहां वे बिना वीजा के आवेदन किए भाग सकते हैं, ताकि वे खुद को उन भर्तीकर्ताओं की नजरों से बचा सके जो उनकी हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। जुलाई में वीजा फ्री के लिए खोजें बढ़कर 1,71,600 हो गई, जो पिछले महीने की तुलना में 27% अधिक है। बिना वीजा जाना वाक्यांश ने भी जनवरी 2023 के बाद से अब तक का रिकॉर्ड बना दिया, जिसमें 2,253 बार खोज की गई। रूसी लोगों में भी जॉर्जिया से जुड़ी रुचि में अजीब उछाल देखने को मिल रहा है। उस देश जिसने पुतिन की आक्रामकता से खुद भी समस्याएं झेली हैं, को जुलाई में 22,000 बार खोजा गया, जो 2026 की शुरुआत में जॉर्जिया यात्रा के लिए देखी गई खोज दर से दोगुना से भी अधिक है। इस सब से हमें ये पता चलता है कि सैकड़ों, हजारों, अगर लाखों नहीं, रूसी लोग ऐसे हैं जो जितनी जल्दी हो सके रूस से निकल भागने के तरीके सक्रिय रूप से खोज रहे हैं। और सिर्फ यांडेक्स ही ये रिपोर्ट नहीं कर रहा है। नोवाया गजेता के अनुसार रूसी रिलोकेशन सपोर्ट प्रोजेक्ट रीलोकेट्स को की जाने वाली दैनिक अनुरोधों की संख्या में भी तेजी आई है। अप्रैल से उस सेवा के लिए रोजाना पूछताछ की संख्या 70 से बढ़कर 120 हो गई है। रिलोकाट्स की प्रधान संपादक एलेक्जेंड्रा नाजारोवा के अनुसार यह बढ़ोतरी उस समय हुई जब क्रेमलिन ने अपने लोगों पर इंटरनेट प्रतिबंध लागू किए। साथ ही आम रूसी के लिए जीवन ज्यादा अनिश्चित होता जा रहा है। अब पूछताछ और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। लोग लगभग रिलोकाट से गुहार लगा रहे हैं कि वे उन्हें कोई देश चुनने और उपयुक्त दस्तावेज दिलाने में मदद करें, ताकि वे पतझड़ से पहले रूस छोड़ सके। तो बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। जब इंटरनेट पर खोज करने वाले लोग अपनी योजनाएं बना रहे हैं, वहीं दूसरे रूसी लोग सक्रिय रूप से रूस से भाग रहे हैं। यह 19 अगस्त की यूक्रेन टुडे रिपोर्ट के अनुसार है, जिसमें कहा गया है कि हर दिन रिकॉर्ड तोड़ 20,000 रूसी लोग अपने देश से जॉर्जिया की सीमा पार कर रहे हैं। विशेष रूप से यह संख्या 15 से 16 अगस्त को 19,000 से अधिक थी, जो 18 अगस्त को बढ़कर 20,000 से भी अधिक हो गई। सिर्फ इन 3 दिनों में ही 60,000 लोग रूस छोड़ चुके हैं, और ये तो बस शुरुआत है। यहाँ तक कि रूस के प्रवासन मामलों को भी इस पर ध्यान देना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि ये आंकड़े पिछले वर्षों की इसी अवधि की तुलना में काफी अधिक हैं। मॉस्को टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में और भी जानकारी जोड़ी है। इसमें कहा गया है कि अब सीमा के रूसी हिस्से में भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। रूसी लोग इतने बेताब है बाहर निकलने के लिए कि वे इन कतारों में इंतजार करने को तैयार हैं, जो सिर्फ 50 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। इस कतार के पीछे खड़े लोगों को जॉर्जिया में प्रवेश करने में सचमुच कई दिन लग सकते हैं, और इससे भी बढ़कर हम कुछ ऐसा ही आर्मेनिया में भी देख रहे हैं। वहाँ अभी तक कतारों की कोई खबर नहीं है, लेकिन देश की राजधानी येरेवन में अपार्टमेंट्स की मांग इतनी बढ़ गई है कि कीमतें 30% तक बढ़ गई है, और ये सब रूसी मांग के कारण हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यह इसलिए है क्योंकि रूसी लोग जानते हैं कि माहौल में कुछ अशुभ है। हम आपको इसका एक छोटा सा संकेत देंगे कि वह क्या है। हमने जो यांडेक्स डेटा साझा किया था, उसके बारे में एक बात अभी तक उजागर नहीं की है। एक खास सर्च शब्द जिसे रूसियों ने जुलाई में बाकी सभी से ज्यादा इस्तेमाल किया, जिनका हमने पहले जिक्र किया था, वो शब्द था लामबंदी, और जुलाई में लाखों रूसियों ने इसे सर्च किया। मॉस्को टाइम्स के अनुसार इस एक शब्द के लिए सर्च में 166% की बढ़ोतरी हुई,
जो जून में 1.3 मिलियन से बढ़कर जुलाई में 3.4 मिलियन हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक रूसियों ने जनवरी 2023 के बाद से लामबंदी शब्द को इतनी बार सर्च नहीं किया था और अब हम देख रहे हैं कि कुछ घटनाओं की एक कड़ी बन रही है। रूसी लोग मोबिलाइजेशन के बारे में सुन रहे हैं, संभवतः सोशल मीडिया चैनलों या उन समाचार स्रोतों के माध्यम से जो सरकारी स्वामित्व और संचालन में नहीं है। वे खुद ही खोजबीन करते हैं और जो देखते हैं वह उन्हें पसंद नहीं आता। असल में वे इससे नफरत करते हैं, इतना कि जो लोग यैंडेक्स पर मोबिलाइजेशन सर्च करते हैं उनमें से कई रूस छोड़ने के तरीके भी खोजने लगते हैं। दसियों हजार अन्य लोग पहले ही बाहर निकल रहे हैं जब तक उनके पास अभी भी मौका है। ये घबराहट वाजिब वजह से है और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की मई से उस वजह की ओर इशारा कर रहे हैं। 8 मई को DW ने यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा कही गई बातें प्रसारित की थी। वह अपने इरादे को अलग अलग शब्दों और संकेतों के पीछे छुपा रहे हैं, लेकिन वह तैयारियां कर रहे हैं। ये जरूरी है कि हम अपने साझेदारों के साथ मिलकर रूस पर इतना दबाव बनाएं कि इस आक्रामकता को खत्म करने का विचार, शांति का विचार, रूस की और अधिक लामबंदी के बजाय हावी हो जाए, जेलेंस्की ने कहा। इस उद्धरण में इरादा यूक्रेन में युद्ध के लिए रूस के सैकड़ों हजारों रिजर्व सैनिकों को लामबंद करने का है। जेलेंस्की ने अगस्त में इस दावे को दोहराया और इसमें एक और बात जोड़ दी। उनका कहना है कि अब तक लामबंदी नहीं होने का एकमात्र कारण ये है कि पुतिन अपने अगले कदम उठाने से पहले सितंबर में निर्धारित राज्य ड्यूमा चुनावों के समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं। वे इसे शरद ऋतु के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक संसदीय चुनावों के दिखावे के बाद। पुतिन की योजना कोई खास जटिल नहीं है। वो यह दिखाना चाहते हैं कि रूसी लोग कथित तौर पर युद्ध का समर्थन करते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि वर्तमान में जिन सभी पार्टियों को भाग लेने की अनुमति है वे किसी न किसी रूप में शांति के खिलाफ है। यहाँ तक कि रूस की राजनीतिक अभिजात वर्ग के लिए भी ये रणनीति इतनी पारदर्शी है कि जैसे ये कांच से बनी हो, और ये स्पष्ट है कि बहुत सारे रूसी हैं जो इसे आसानी से समझ सकते हैं। हमें सिर्फ जेलेंस्की की बातों पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए कि पुतिन ने क्या योजना बनाई है। पर्दे के पीछे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो हमें बताते हैं कि रूस में बहुत जल्द लामबंदी दस्तक देने वाली है। जल्द ही लामबंदी होने वाली है। 22 जुलाई की रूसी अभियान समीक्षा में इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर या ISW ने खुलासा किया कि रूस ने भविष्य की लामबंदी की तैयारी के लिए पहले ही कई कानूनी कदम उठा लिए हैं। इनमें से एक था 22 जुलाई को स्टेट ड्यूमा द्वारा एक विधेयक पारित करना जो रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले अपराधी रूसियों की संख्या बढ़ाता है, जिसमें अब मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित आपराधिक गतिविधियों के दोषियों को भी शामिल किया गया है। यह कदम एक गुप्त लामबंदी है। एक दिन पहले रूस की आंतरिक सुरक्षा बल रोसग्वार्डिया ने अपने ही नियमों में एक प्रस्तावित संशोधन प्रकाशित किया जो इसे युद्ध काल में नागरिक अशांति और लामबंदी से संबंधित अनिर्दिष्ट खतरों से सुरक्षा करने की अनुमति देता है। इन सबसे पहले ISW का कहना है कि नवंबर 2025 में पुतिन ने एक बिल पर भी हस्ताक्षर किए थे जो उन्हें बिना लामबंदी घोषित किए रिजर्विस्टों को युद्ध क्षेत्रों में तैनात करने की अनुमति देता है। ये असल में लामबंदी ही है, बस इसे उसी तरह चालाकी और धूर्तता से अंजाम दिया गया है जैसी हम क्रेमलिन से उम्मीद करते हैं। क्रेमलिन ने क्या योजना बनाई है, इसके अन्य संकेत अगस्त से मिलते हैं। 20 अगस्त को BBC मॉनिटरिंग सर्विस ने रिपोर्ट किया कि रूसी कंपनियां सैन्य पंजीकरण संभालने के लिए सक्रिय रूप से कर्मचारियों की भर्ती कर रही हैं। यह इस समय एक अजीब कदम है क्योंकि स्वयंसेवक पंजीकरण कम हो गया है, लेकिन ऐसा हो रहा है। BBC के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में इस प्रकार की भूमिका के लिए 2600 से अधिक नौकरियों के विज्ञापन दिए गए हैं। यह तुलना करें तो 2022 के अंत में ऐसी सिर्फ 500 भूमिकाएं थी। रूस में कई वित्तीय उद्योग पत्रिकाओं द्वारा भी दिशा निर्देश फिर से जारी किए गए हैं जो सभी नियोक्ताओं को यह बता रहे हैं कि यदि लामबंदी घोषित की जाती है तो उन्हें क्या करना होगा। कुछ धुआं है और आग शायद दूर नहीं होगी। इन सब के अलावा प्रतिरोधी समूह अतेज ने रिपोर्ट किया है कि अधिकारी रूस के कई क्षेत्रों में सैन्य प्रशिक्षण स्थलों का दौरा कर रहे हैं। इन दौरों में यह जांचना भी शामिल है कि क्या प्रशिक्षण स्थल बड़ी संख्या में लोगों को समायोजित करने के लिए उपयुक्त है, जैसे कि रूसी अधिकारी किसी भी दिन बड़ी संख्या में नए रंगरूटों के आने की उम्मीद कर रहे हों। और एक और चालबाजी भरा बिल अभी अभी राज्य ड्यूमा में पेश किया गया है। बिल नंबर 1,32,20,968 उन कंपनियों के लिए 90 दिनों तक संचालन को निलंबित करने और लगभग $12,100 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है जो संचालन मुख्यालय के फैसलों का पालन करने में विफल रहती हैं। RBC यूक्रेन रिपोर्ट करता है। दूसरे शब्दों में, अगर कोई कंपनी रूसी सेना के बुलाने पर मना करने की कोशिश करती है तो उसे सजा दी जाएगी। यह बिल रूसी सेना द्वारा इस्तेमाल के लिए संपत्ति, उपकरण और यहाँ तक कि लोगों की जबरन जब्ती का रास्ता साफ करता है। हम सूक्ष्म और स्पष्ट दोनों तरह के संकेतों को एक साथ आते हुए देख रहे हैं जो हमें वही बता रहे हैं जो लाखों रूसी पहले से जानते हैं। लामबंदी आने वाली है। अगर आप रूसी हैं और लड़ने की उम्र में हैं तो अब बाहर निकलने का समय है। क्रेमलिन के लिए ये मुश्किल वक्त में सख्त कदम उठाने जैसा मामला है। इससे पहले कि हम समझाएं कि रूस यहाँ कैसे पहुंचा, यह एक त्वरित याद दिलाना है कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं।
अगर आपको चैनल से कुछ फायदा मिल रहा है तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। कुछ मिनट पहले हमने आपको बताया था कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि रूस बड़े पैमाने पर सैन्य पंजीकरण संभालने के लिए लोगों को नियुक्त कर रहा हो। रूस में स्वयं सेवकों की भर्ती में काफी गिरावट आई है और सिर्फ यही तथ्य हमें दिखाता है कि रूस ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गया है जहां उसे लामबंदी की जरूरत पड़ रही है। DW ने अप्रैल और मई के कुछ क्षेत्रीय आंकड़े साझा किए हैं। इसमें बताया गया है कि अप्रैल में मॉस्को से 1708 लोगों ने मोर्चे पर जाने के लिए स्वयंसेवी रूप से नामांकन किया, जबकि मई में यह संख्या 1378 रही। यह संख्या 2025 की इसी अवधि में स्वयंसेवक बनने वाले लोगों की तुलना में लगभग 1000 कम है। ये पूरे रूस में हो रही एक बड़ी घटना का छोटा सा उदाहरण है। लोग बस उतनी संख्या में पुतिन के युद्ध के लिए नामांकन नहीं कर रहे हैं जितनी रूस को इस समय जरूरत है। पूरे रूस में 2026 की पहली तिमाही में रूस में सैन्य सेवा के लिए नामांकन करने वाले लोगों की संख्या 2025 की इसी अवधि की तुलना में लगभग 20% कम थी। ये जानकारी जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स के यानिस क्लुगे के अनुसार है, जो कहते हैं कि रोजाना केवल 800 स्वयंसेवक ही नामांकन कर रहे हैं। ये संख्या तब तक ज्यादा लगती है जब तक आप यह नहीं समझते कि रूस यूक्रेन में रोजाना 1000 से भी ज्यादा सैनिक खो रहा है। सिर्फ 20 अगस्त 22 को ही रूस ने 1310 सैनिक खो दिए। ये कोई अपवाद नहीं है, ये रूसी सैनिकों के लिए एक सामान्य दिन है जो मोर्चे पर है, जिन्हें यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों द्वारा तबाह किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें आत्मघाती हमले करने या यूक्रेनी ठिकानों तक पहुंचने के लिए मारक क्षेत्रों से चुपके से गुजरने का आदेश दिया जाता है। ये इनपुट और आउटपुट के मेल न खाने का एक सीधा मामला है। रूस क्रेमलिन की खराब रणनीतियों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त स्वयंसेवी सैनिकों की भर्ती नहीं कर पा रहा है। इन सब के परिणाम स्वरूप रूस को उस स्थिति में छोड़ दिया गया है जिसे द गार्जियन भर्ती की होड़ कहता है। हम इसे हताशा कहते हैं। उस स्रोत ने क्लुगे के आंकड़ों की भी ओर इशारा किया है, जिसमें प्रतिदिन अधिकतम 1000 स्वयंसेवकों का उल्लेख किया गया है। ये भी कहा गया है कि रूसी भर्ती अब केवल लोगों के सामने बड़ी रकम लहराने से बदलकर वो बन गई है जिसे अलेक्सी तबालोव, जो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और रूसी अनिवार्य सैन्य सेवा वालों की मदद करते हैं, इसे लोगों का शिकार करार देते हैं। तबालोव के अनुसार अलग अलग बहानों के तहत धोखे, ब्लैकमेल, हिंसा और धमकियों के जरिए वे लोगों को अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस दावे का समर्थन वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट करती है, जिसमें कहा गया है कि भर्ती करने वाले अब रूसी पुलिस के साथ मिलकर लड़ने की उम्र के पुरुषों को हिरासत में ले रहे हैं, अक्सर उनके कार्यस्थलों के पास ही। उन पुरुषों से कहा जाता है कि उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है ताकि उनके दस्तावेजों की जांच की जा सके। वे अंत में सैन्य भर्ती कार्यालयों में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें मार पीट कर मजबूर किया जाता है, अनुबंधों पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और फिर उन्हें मोर्चे पर भेज दिया जाता है। रूसी सैन्य भर्ती की स्थिति अब इतनी गिर चुकी है, जो कभी पैसे से हासिल किया जा सकता था, अब उसे मुक्कों, पैरों और बंदूकों की बट से करना पड़ रहा है। भर्ती करने वाले लोग हताहतों की संख्या के साथ नहीं चल पा रहे हैं और यही वजह है कि क्रेमलिन इतने सारे नए कानूनी ढांचे लागू कर रहा है जो लामबंदी का समर्थन करते हैं। ये आने वाला है, चाहे क्रेमलिन कुछ भी कहे। रूसी लोग मानते हैं कि पुतिन जल्द ही उन्हें युद्ध में जबरदस्ती धकेलने वाले हैं और इंटरनेट सर्च और दसियों हजार रूसियों के जॉर्जिया पलायन के अलावा हम सर्वेक्षण के नतीजों से भी देख सकते हैं कि रूस में रहने को लेकर रूसी लोग कैसा महसूस करते हैं। 19 अगस्त को यूनाइटेड 24 मीडिया ने VTS IOM द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट दी। ये कोई आम सर्वेक्षण कंपनी नहीं है। VTS IOM सरकारी है, क्रेमलिन समर्थित है और आंकड़ों को इस तरह पेश करने के लिए हर संभव कोशिश करती है ताकि वे पुतिन के लिए जितना अच्छा दिख सके दिखे। और यहाँ तक कि वह सर्वेक्षण कंपनी भी रूस में माहौल नहीं छुपा सकती। जुलाई में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 66% रूसी मानते हैं कि उनके देश के लिए कठिन समय आने वाला है। ये 2026 की शुरुआत से 16% की बढ़ोतरी को दर्शाता है और इसका मतलब बहुत सीधी बात है, रूसियों को पता है कि लामबंदी आने वाली है। अब वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जब तक उनके पास मौका है। सारी बात का सार यही है। अपने ही दावों के बावजूद रूस पूरे देश में फैलने वाली लामबंदी के लिए सारी तैयारियां कर रहा है। करीब 5 लाख लोग क्रेमलिन के जाल में फंस सकते हैं, जिन्हें उन प्रशिक्षण स्थलों पर भेजा जाएगा जिनकी अभी जांच की जा रही है और फिर उन्हें यूक्रेन भेज दिया जाएगा। पहले से ही ऐसी चर्चाएं हैं कि रूस फरवरी 2027 में एक नए सिरे से आक्रामक अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ये 2026 की असफल अभियान के बाद आ रहा है, जिसमें रूस ने लगभग कोई वास्तविक प्रगति नहीं की है और सिर्फ साल के पहले 7 महीनों में ही लगभग 2,25,500 सैनिकों को खो दिया है। ये लामबंदी पुतिन का जुआ होगी, यूक्रेन से अपनी मर्जी का हासिल करने के लिए उनकी आखिरी कोशिश, ताकि वे उस युद्ध में किसी तरह की जीत का दावा कर सके जो कभी युद्ध होना ही नहीं था। पुतिन को उम्मीद है कि जब वे पासा फेंकेंगे तो उन्हें सबसे खराब दाव नहीं मिलेगा, लेकिन जो उन्होंने योजना बनाई है वह रूसी समाज के पूरे ताने बाने को चीर कर रख सकती है। हाँ,
लामबंदी रूस को उस युद्ध के मौजूदा असंतुलित समीकरण को हल करने में मदद करेगी जो अभी उसके पास है। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के अनुसार एक गुमनाम रूसी जनरल ने दावा किया है कि अगर रूस को डोनबास क्षेत्र पर कब्जा करना है तो अब उसे हर महीने 60,000 तक हताहतों की भरपाई करने का तरीका खोजना होगा। ये काम लामबंदी के जरिए ही करना होगा क्योंकि स्वयंसेवकों की भर्ती से ये संभव नहीं हो पा रहा है। रूसी अर्थशास्त्री व्लादिस्लाव इनोजेम्सेव की राय अलग है। वह लामबंदी की संभावना लगभग 30% बताते हैं और उनका कहना है कि यह रूसी जनशक्ति की समस्या के कारण नहीं बल्कि इसलिए होगी क्योंकि पुतिन यूक्रेन के मामले में सुध बुध खो बैठे हैं। अर्थशास्त्री का तर्क है कि रूस का नेता अब तर्कसंगत फैसले नहीं ले रहा है। अब वह उस व्यक्ति की तरह है जो जुए की मेज पर इतनी देर से हार रहा है कि उसे अब जीतने का एहसास भी नहीं होता, लेकिन वह लगातार उन पासों की मांग करता रहता है। पुतिन के लिए अच्छा होगा कि वह खुद को जुए के नशे से बाहर निकाले और याद करे कि अतीत में क्या हुआ था। हमने पहले सितंबर 2022 की आंशिक लामबंदी का जिक्र किया था। उस घोषणा के बाद पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए जिससे कम से कम 1300 गिरफ्तारियां हुई। क्रेमलिन ने सख्ती से कार्रवाई की, लोगों को चेतावनी दी कि भाग लेने पर उन्हें 15 साल तक की जेल हो सकती है, लेकिन फिर भी हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और युद्ध नहीं चाहिए और हमारे बच्चों को जीवन दो जैसे नारे लगाए। और यह 3 लाख लोगों की आंशिक लामबंदी के लिए था। ऐसा लगता है कि क्रेमलिन दूसरी बार उस संख्या में और 2 लाख जोड़ना चाहता है और सिर्फ अफवाहें ही बड़े पैमाने पर पलायन को जन्म दे रही हैं। फिर से रूस ने 2022 में यह देखा था। अब रूसी लोग बाहर निकलने के तरीके खोज रहे हैं या कार्रवाई शुरू होने से पहले सक्रिय रूप से जॉर्जिया और आर्मेनिया जैसे स्थानों की ओर भाग रहे हैं। क्रेमलिन ये सब जानता है, इसीलिए वह इंतजार कर रहा है और की जा रही सभी तैयारियों के बारे में झूठ बोल रहा है। अगर लामबंदी होती है तो न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन की रिपोर्ट के अनुसार यह तब तक नहीं होगी जब तक कि स्टेट ड्यूमा चुनाव 20 सितंबर को समाप्त नहीं हो जाते। इसी बात का जिक्र जेलेंस्की ने तब किया था जब उन्होंने कहा था कि वह एक युद्ध समर्थक देश की छवि बनाना चाहते थे। चुनावों में केवल उन्हीं पार्टियों को शामिल करें जो युद्ध समर्थक एजेंडे पर चुनाव लड़ती हैं और आप अपने आप ही ऐसी छवि बना देते हैं। एक बार पुतिन को रूस की संसद में अपने पसंद के लोग मिल जाए तभी वह लामबंदी पर दाव लगाएंगे। तब तक रूसी जनता को झूठ परोसा जा रहा है। 21 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेबेंजिया ने दावा किया, हमें इस समय बड़े पैमाने पर लामबंदी की जरूरत नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार इसकी ना तो योजना है और ना ही उम्मीद की जा रही है। आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। सिर्फ भर्ती में ही नहीं बल्कि हजारों हजार रूसी जो लड़ाई से इनकार जता रहे हैं वे देश छोड़कर जा रहे हैं जब तक वे जा सकते हैं। वे जानते हैं कि कुछ भयावह आने वाला है। वे नहीं चाहते कि भर्ती करने वाले उनके घर या काम पर आकर जबरदस्ती उन्हें उस लड़ाई में धकेल दे जिसे वे कभी नहीं चाहते थे। इसलिए वे भाग जाते हैं। वे पुतिन की पकड़ से जितना दूर जा सकते हैं चले जाते हैं ताकि वे दूर से देख सके कि उनका नेता रूस को एक तबाही से दूसरी तबाही की ओर कैसे धकेल रहा है। पासा पहले ही पुतिन के हाथ में है। अगला और शायद आखिरी दाव आने वाला है और रूस के लिए लामबंदी का नया दौर क्रेमलिन का अंत साबित हो सकता है क्योंकि वो कदम उठाने जा रहा है जिसका उसने हमेशा वादा किया था कि वो कभी नहीं उठाएगा। लेकिन ये एक कदम है जो उठाना ही पड़ेगा। क्यों? पुतिन ने बेवजह सैन्य नुकसान के लिए विश्व रिकॉर्ड बना दिए हैं क्योंकि रूस यूक्रेन में 15 लाख हताहतों के ऐतिहासिक आंकड़े के करीब पहुंच रहा है। हमारा वीडियो देखकर जानिए कि इसका युद्ध के भविष्य और खुद रूस पर क्या असर पड़ेगा। देखने से पहले जान ले कि यह चैनल असली लोगों द्वारा बनाया गया है जो सही जानकारी देने की परवाह करते हैं। सब्सक्राइब करें, नीचे बातचीत में शामिल हों और इंसानों द्वारा तैयार की गई सैन्य रिपोर्टिंग का समर्थन करने और विशेष कंटेंट अनलॉक करने के लिए सदस्य बनने पर विचार करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए आपका धन्यवाद।